क्या हाल है भाइयों। तो भाई सब लोग आजकल ट्राई कर रहे हैं यूके आने के लिए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी पिक्चर्स लगा लगा कर उसको ग्लैमराइज इतना किया हुआ है कि यूके पता नहीं क्या है। तो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर होती है वो होती है सिर्फ मूवमेंट की पिक्चर, कि किसी ने लंदन ब्रिज पे जाके और पिक्चर निकलवा ली तो वो उसका मोमेंट कैप्चर हो गया, तो वो आपको देख कर लगता है कि वाह भाई इसके तो बड़े मजे हैं। तो सोशल मीडिया पे लोगों के पिक्चर्स देख के डिसीजन मत लो, बाकी फैक्टर्स भी कंसिडर करो यूके आने से पहले। तो आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर मेकिंग द मूव, स्पेशली अगर आप मिडिल ईस्ट से मूव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी केसेस हुए हैं कि लोग 40 या 50 लाख लगाकर यहाँ पर आ गए मिडिल ईस्ट से और फिर उनको मजा नहीं आया और वो विद इन ईयर मिडिल ईस्ट वापस चले गए। ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप ये वीडियो पूरी देखें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे और पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है पासपोर्ट यूके का। तो अगर आप भी यूके के पासपोर्ट के लिए यहाँ यूके आना चाहते हैं तो रुको जरा, सबर करो। तो भाई इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको यूके का पासपोर्ट चाहिए और आप उसके लिए यूके आना चाहते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि यूके का पासपोर्ट पहले होता था 6 साल, जिसमें 5 साल बाद ILR मिल जाता था, जिसको बोलते थे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और 1 साल बाद आपको पासपोर्ट मिलता था। पर अब ये इस पॉलिसी को करने लगे हैं चेंज। ये 6 साल से लेके 8 साल तक उस पीरियड को करने लगे हैं, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है किस पे अप्लाई होगा, कब से अप्लाई होगा, कुछ भी कंफर्म नहीं है। पर ये एक बात चल रही है कि ये पॉलिसी को पासपोर्ट वाली को चेंज करने लगे हैं। तो आप जब भी यहाँ पर यूके आए तो पहले रिसर्च करके इंटरनेट पे कि कब से पॉलिसी वो अप्लाई होगी तो फिर आए। ऐसे ना हो कि आप वहां पर अपनी सारी कश्तियां जलाकर आप यूके आ गए और आपको फिर यहाँ पर आके पता चला कि भाई यहाँ पर तो 8 साल भी नहीं 10 साल कर दिया पासपोर्ट के बाद बात करते हैं कि ये कंट्री एक्सपेंसिव कितना है। मंथली ग्रोसरीज जैसे एक्सपेंसेस में शायद आपको इन्फ्लेशन का ज्यादा पता ना चले, पर स्पेशली दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट वो तो 20 से 50% तक बढ़ गए। तो जितना ये कंट्री एक्सपेंसिव है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यूके जाऊंगा और वहां पर कुछ सेविंग होगी, तो मेरे भाई कुछ भी यहाँ पर सेव नहीं होगा ज्यादा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझाता चलूं कि क्या होगा यहाँ पर जब आप आओगे। तो अगर आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ मूव कर रहे हो यूके और आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, तो आप यहाँ पर जब आओगे तो आपकी सैलरी होगी कोई अराउंड 3000 पाउंड्स, जिसमें से आपका खर्चा होगा वो होगा 23 से लेके 2500 पाउंड्स तक, जिसमें से आपके पीछे बचे वो है 500 पाउंड्स पर मंथ। तो 500 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से ऑन एवरेज आपके पर अनम जो बचते हैं वो बचते हैं 6000 पाउंड्स। ये जो मंथली 500 पाउंड्स हैं या ईयरली 6000 पाउंड्स आपको मिले हैं, ये अगर आप अपनी लोकल कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करके देखोगे तो ये काफी शायद आपको अच्छी अमाउंट लगे। ये जितनी भी आपकी सेविंग हो रही है ये बिल्कुल टेम्पररी है, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो फ्यूचर में एक्सपेंडिचर कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला एक्सपेंडिचर कि आप जब पाकिस्तान जाओगे या अपने किसी भी कंट्री में जाओगे तो वहां की आपको फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट की टिकट्स फर्म नहीं देती। तो अगर आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए फ्लाइट बुक करते हो तो वो ऑन एवरेज जो टिकट है आजकल रिटर्न वो है 600 से 700 पाउंड्स तक। तो अगर आप 2 टिकट बुक करते हो तो आपके वो 1500 पाउंड्स वहां पर चले जाएंगे, और अगर आप 2 बार जाते हो अपने कंट्री तो वो आपके अराउंड हो जाएंगे 2800 से लेके 3000 पाउंड तक। अब बाकी की जो आधी सेविंग बची है पर ईयर की, उसमें से अब अगर आप 2 बार पाकिस्तान जा रहे हो तो कुछ तो लेके जाओगे, ऐसे खाली तो आप जाओगे नहीं। तो 1000 पाउंड के आप घर वालों के लिए शॉपिंग कर लोगे तो वो 1000 आपके वहां पे निकल गए, तो बाकी आपके बचे पीछे 2000 पाउंड। अब बाकी के जो 2000 पाउंड बचे हैं उसमें से अपनी भी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीजें हैं, कभी फोन ले लिया नया, कभी लैपटॉप ले लिया नया, कभी बर्थडे किसी का आ गया, कभी एनिवर्सरी आ गई, तो उसमें से आपके 500 या 1000 पाउंड वहां निकल जाएंगे। बाकी आपको नेट बचे वो है 1000 पाउंड। अब 1000 पाउंड तो आपको एटलीस्ट पर ईयर बचाने ही बचाने हैं, क्योंकि 3 साल बाद आपको फिर से अपनी वाइफ की वीजा कॉस्ट और IHS पेमेंट देनी है, जो कि होगी अराउंड 4000 पाउंड। अब मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है। ये जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं ये सिर्फ एक कपल के हैं। अगर आपके बच्चे भी हैं और एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं आपके, उनके साथ आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस अपने कंसिडर करो। अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने 2 चीजें बताई है वो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यहाँ पर। हमारा थर्ड पॉइंट है कल्चरल डिफरेंसेस। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप आके एडजस्ट नहीं कर पाओगे वेस्टर्न कल्चर में तो मत आओ। यहाँ पर समझाने के लिए बताता चलूं कि यहाँ पर जैसे हमारे इवेंट्स होते हैं, ईद होती है, रमजान होता है या मुहर्रम होता है, तो जैसे वहां पर हमारे कंट्री में वो सेलिब्रेट होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको ईद का पता भी नहीं चलता, आपको शायद ईद पे ऑफिस भी जाना पड़े अनलेस कि आप ईद पे छुट्टी ले रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि ये आप इवेंट्स अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो सही तरीके से और आप अकेले यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर आप
मत आओ। और अगर आपको लगता है कि आप उस जब इवेंट होगा तो आप पाकिस्तान चले जाओगे वापस सेलिब्रेट करने के लिए, तो फिर वही बात हो गई कि आपका एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा आएगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है कंफर्ट जोन। हम जब वहां पर अपने पाकिस्तान में अपने घर में होते हैं तो हमें वहां पर हर चीज बनी बनाई मिलती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। घर के काम आपके मेड कर देती है और बाकी चीजें अम्मी देख रही होती है, और घर के बाहर के काम आपके अब्बू या आपके छोटा भाई कर देता है, तो आपको ज्यादा कुछ वहां पर करना नहीं पड़ता। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जब आओगे तो आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। सारे काम मतलब समझ रहे हो आप? तो अगर आपको लगता है कि आप सारे काम खुद कर लोगे तो आप यहाँ पर आ जाओ, वरना आप अपना डिसीजन रिकंसिडर करो। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है वेदर एंड डार्कनेस। अब यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है, क्योंकि जिस जगह से हम वहां से आ रहे होते हैं पाकिस्तान से, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो यहाँ पर हमें थोड़े से टेम्परेचर में भी सर्दी लगती है। इवन यहाँ पर समर में भी आपके 20 डिग्री या 25 डिग्री तक होता है, वहां पर भी आपको थोड़ी बहुत सर्दी फील हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी में रहने की आदत नहीं है और आपकी तबीयत खराब रहती है, आपको फ्लू रहता है या आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो आप अपना डिसीजन रिकंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है विंटर में, सनसेट हो जाता है, वो कितने बजे होता है? गेस करो। 3:30 बजे दोपहर को, मैक्सिमम 4 बजे यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। और समर में जब ये लोग डे लाइट की वजह से 1 घंटा आगे कर देते हैं अपना टाइम, तो यहाँ पर अंधेरा होता है वो 10:30 या 11 बजे होता है सनसेट यहाँ पर रात को। तो यहाँ पर डे लाइट बहुत अनयूजुअल है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए डे लाइट काफी मैटर करती है, तो आप अपना डिसीजन रिकंसिडर कर लो। जो हमारा आखिरी टॉपिक है आज के वीडियो के लिए, वो है हमारा मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। तो अगर आपने सुना हुआ है कि यहाँ का मेडिकल बहुत अच्छा है और यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो थोड़ा वेट करें, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है असल में। पहली बात कि अगर आप ये समझते हो कि मेडिकल यहाँ पर फ्री है, तो वो आपकी गलतफहमी है। यहाँ पर फ्री कुछ भी नहीं मिलता। फ्री इसलिए कुछ नहीं मिलता क्योंकि जब यहाँ पर आप आते हो तो आप 3 साल की पहले IHS फी भर के आ रहे हो, 3000 पाउंड, जो कि अगर आप यहाँ पर बीमार हुए भी नहीं तो आपके वो पैसे चले गए। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि आप हर महीने अपनी सैलरी का 40% टैक्स पे कर रहे हो, तो यहाँ पर फ्री किस बात की कोई चीज मिल रही है। उसके बावजूद अगर आप ये समझ रहे हो कि यहाँ का मेडिकल फ्री है, तो वो सिर्फ है चेकअप की हद तक। जो मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी उनकी आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। मेडिसिन से याद आया कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको अगर 3 दिन की टेबलेट्स चाहिए तो आपको 3 दिन की टेबलेट्स ही देंगे 10 काउंट करके। यहाँ पर जितने दिन भी आप टेबलेट्स खाओ, आप 2 टेबलेट्स खाओ या 3 टेबलेट्स खाओ, आपको लेना पूरा पैकेट ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको जब बुखार हुआ तो आप यहाँ पर किसी भी टाइम किसी भी हॉस्पिटल में चले गए चेकअप करवाने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है एक जनरल फिजिशियन के पास, जो आपके इलाके में होगा या आपके एरिया में होगा। अब चाहे आपकी तबीयत कितनी भी खराब है, आपको सुबह 8:30 बजे उठकर उसको कॉल करनी है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और 8:30 बजे शार्प कॉल करनी है। उसके थोड़ा सा भी टाइम आगे हो गया तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अब सपोज करें कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, आप थोड़ा लेट हो गए, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि आपको उसी दिन दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाए। नहीं, आपको फिर दूसरे दिन सुबह उठ के 8:30 बजे कॉल करनी है उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और अगर फिर भी आपको नहीं मिली तो फिर आप देख लें। और जो लोग यहाँ पर इमरजेंसी में गए हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गया, पर जो लोग यहाँ पर इमरजेंसी में गए हैं तो वो इमरजेंसी नहीं है। वहां पर भी आपको 5 से 6 घंटे बिठाते हैं, आपको वेट करना पड़ता है, फिर आपको देखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल बेनिफिट ज्यादा यूज करते हो खुदा न खास्ता, तो आप अपना डिसीजन रिकंसिडर कर रहे हैं, ये सोच के आना कि यहाँ पर मेडिकल थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट करो, और जो लोग यूके आ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करके उनको बताओ कि क्या मसले वहां पर एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा अगर आपको यूके के बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं यूके में रहने के लिए, या तो फिर इनिशियल कॉस्ट कितनी है यूके मूव होने के लिए, या यूके में घर कैसे ढूंढते हैं रेंट के लिए, तो फिर मेरी उसकी अलग से वीडियोस हैं, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप चेक करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।